आगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के लिए बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। उन्हें केरल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अशोक गहलोत को केरल चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। गहलोत के साथ दो अन्य नेताओं को भी आगामी चुनावों में जिम्मेदारी मिल रही है। केरल चुनाव में गहलोत को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि एआईसीसी ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। मालूम हो कि असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं दिल्ली संवाददाता रंजीता झा। जिस तरह से संगठन महासचिव रहते हुए और अब जब राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं, अपनी सरकार को 2 बार बचाते हुए, ये कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने सिद्ध किया है कि राजनीतिक तौर पर जो हुनर उनके पास है, जो दबाव की राजनीति वो समझ पाते हैं, जिस तरह की चीजें वो कर पाते हैं, चाहे वो गुजरात का इलेक्शन हो या फिर जहां सरकार बचानी हो, कर्नाटक से लेकर हर जगह बखूबी काम किया है अशोक गहलोत ने। और कहीं ना कहीं उस चीज को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया है। सोनिया गांधी ने के अनुमति के बाद ये प्रेस रिलीज जो है वो मीडिया में जारी किया गया है। असम में चुनाव होना है, केरल में चुनाव हो रहा है और इस तरह के कई राज्यों में जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, वहां की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को दी गई है। और इसी कड़ी में केरल का ऑब्जर्वर अशोक गहलोत को बनाया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हाल के दिनों में जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाया है। जहां बेहतर हो पाया वहां भी सरकार बनाने में नाकाम रही कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल ये जो नई कमेटी, जिस तरह की जो ऑब्जर्वेशन वाली कमेटी बनाई गई है, ये एक नया प्रयोग है कांग्रेस के अंदर। इतने सालों में ये प्रयोग नहीं देखने को मिला है। कई तरह की कमेटियां जरूर बनी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन वाली कमेटी पहली बार बनी है, जो स्टेट यूनिट के साथ और जो केंद्र में जो प्रभारी है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके चुनाव में तमाम काम करेगी, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन का काम हो, टिकट बंटवारे की बात हो, या फिर ओवरऑल जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद सरकार बनाने की जब स्थिति होगी, वो तमाम चीजें जो है वो ये कमेटी करेगी। और चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का। सहयोगी गोवर्धन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, पार्टी ने देखिए क्लियर संदेश है, पार्टी के लिए हमेशा अशोक गहलोत गोल्ड मेडलिस्ट रहे और अब पार्टी भी चाहती है कि जिस तरह से आपने गुजरात में कमाल दिखाया, फाइट में लाकर पार्टी को खड़ा किया, पंजाब में कमाल दिखाया, आपकी जादूगरी की जरूरत केरल में। बिल्कुल, देखिए केरल में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है सीएम अशोक गहलोत को 2 अन्य नेताओं के साथ में। मुख्य जिम्मेदारी रहेगी चुनाव प्रबंधन की, मतलब ओवरऑल जो इलेक्शन मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी इन ऑब्जर्वर्स के हिस्से रहेगी। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी वहां जो ग्राउंड के हालात हैं, वहां जो डे टू डे कैंपेन है उसको लेकर के हाईकमान को भी केरल के पूरे घटनाक्रम को लेकर चुनावों तक रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी सीनियर ऑब्जर्वर्स की रहेगी। सीएम अशोक गहलोत के पास में इलेक्शन मैनेजमेंट का लंबा अनुभव है और यही वजह है कि उनको केरल जैसे राज्य की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए केरल की जो परिस्थितियां हैं वो नॉर्दर्न इंडिया और बाकी प्रदेशों से मैं कुछ पलों के लिए गोवर्धन आपको रोक रहा हूं, मैं आगे आपके पास आऊंगा। इस वक्त मेरे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार। पार्टी पूरी तरह से सीएम अशोक गहलोत का चुनावी इलेक्शन एक्सपीरियंस कैश करना चाहती है और जाहिर तौर पर उनका इतिहास रहा है, जहां पर भी वो उन्हें जिम्मेदारी मिली है उन्होंने फ्लाइंग कलर्स से पास आउट किया है। ये चौंकाने वाली खबर थी आपके लिए? नहीं, चौंकाने वाली खबर इसलिए नहीं थी कि अशोक गहलोत जी का एक्सपीरियंस और लंबे समय से राजनीति में 3री बार मुख्यमंत्री है और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सब पदों पर हैं, धीर गंभीर और हर मामले में सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ना, रणनीति बनाकर चुनाव लड़ना, ये उनकी हमेशा की खासियत रही है। जहां भी वो गए वहां पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसे में पार्टी ने एक देश के बहुत सीनियर लीडर को वहां पे ऑब्जर्वर बनाकर बड़ी जिम्मेदारी का काम दिया है। तो नो डाउट ये गहलोत साहब बहुत अच्छे ढंग से वो काम कर पाएंगे, क्योंकि इनसे तो लोग सीखते हैं हम लोग को, इसलिए इनकी जो जिम्मेदारी दी गई वो सोच समझ कर पार्टी ने दी होगी। आज की सियासत में जब एक पद और एक जिम्मेदारी की बात होती है प्रताप सिंह जी, और एक पद एक जिम्मेदारी निभाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऐसे में 2 पद और दोनों ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी तारतम्य में बिठाना मुश्किल नहीं होगा, वो भी तब जब विपक्ष प्रोएक्टिव है प्रदेश में?
विपक्ष कितना भी प्रोएक्टिव हो, लेकिन ये तय बात है, ये तय बात है कि अशोक गहलोत जी की सीनियरिटी को सब सम्मान देते हैं, उनका काम करने के तरीके को सब सम्मान देते हैं। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो हुआ है उससे पार्टी को भी फायदा होगा और इससे पार्टी मजबूत होगी केरल में। और एक बात और प्रताप सिंह जी, आज सोशल मीडिया में काफी बज़ है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम को भी प्रभार दिया गया है, राजस्थान के सीएम को भी प्रभार दिया गया है। छत्तीसगढ़ में उतनी चर्चाएं नहीं है जितनी राजस्थान को लेकर चर्चाएं हो रही है, वो खासकर इस बात को लेकर क्योंकि एक बड़े प्रकरण से मई जून का महीना कांग्रेस में गुजरा था। अब लोग उससे भी जोड़कर देख रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि वो पार्टी के सेंटर में ज्यादा एक्टिव रहे और यहां पर किसी तरह का परिवर्तन हो। इस तरह की तो कोई स्थिति नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत जी सर्वमान्य नेता हैं और सर्वमान्य नेता, और इस वक्त जब बीजेपी का षड्यंत्र चल रहा हो तब इसी तरह के सर्वमान्य नेता की जरूरत है जो धीर, गंभीर और सीनियर हो और जिस पर प्रदेश की जनता का तो सहयोग है ही, पूरी पार्टी जिनके पीछे एक साथ खड़ी होकर बीजेपी जब सब जगह जीत रही थी इस लड़ाई को, तब बीजेपी को अशोक गहलोत जी ने हराया। तो इस वक्त राजस्थान की सरकार में ये मानकर चलिए राजस्थान के सर्वमान्य नेता, इस तरह की कोई बात नहीं। शुक्रिया प्रताप सिंह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। गोवर्धन, मैं चाहूंगा आप मेरे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और जिस प्रदेश में पिछले कई दिनों से रफ्तार का कहर सुर्खियां बटोर रहा है, वहां पर आज एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। सीएम गहलोत का यह बड़ा फैसला रोड एक्सीडेंट में जो लोग घायल होते हैं उनसे रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, निजी अस्पताल हैं, वो अब इलाज करने से मना नहीं कर सकते। फरमान जारी कर दिया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से कि एक्सीडेंट में घायलों का तुरंत इलाज हो, लापरवाही ना बरती जाए, क्योंकि अगर लापरवाही बरती तो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी। नजदीक के अस्पताल में तुरंत इलाज करना जरूरी होगा। दुर्घटना स्थल के नजदीक, अगर सबसे नजदीक प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहां पर अगर घायल को लाया जा रहा है तो उसे एडमिट करें और उसका इलाज तुरंत चालू करें। किसी भी तरह की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरह की लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई होगी, गाज गिरेगी। चिकित्सा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, तो हादसे में घायल के इलाज में अब पैसा बाधा नहीं बनेगा। और सीधा रुख करेंगे जयपुर का। सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ बने हुए। गोवर्धन, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, जिस प्रदेश में रफ्तार का कहर तकरीबन हर रोज सुर्खियां बटोर रहा हो, वहां पर यह एक बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल, देखिए बड़ा फैसला इस लिहाज से कहा जाएगा, बजट में घोषणा की गई थी और उसके आज आदेश जारी कर दिए गए हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से। सारे जो सीएमएचओ कंसर्निंग जो ऑफिसर्स हैं और निजी अस्पताल है, उनको ये डायरेक्शन जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है और वहां से नजदीकी अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो चाहे, क्योंकि सरकार तो करता है, प्राइवेट अस्पताल को भी बाध्य कर दिया गया है कि वो अब सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित है, जो घायल है, उसका इलाज करने के लिए मना नहीं करेगा, उसको तत्काल इलाज शुरू करना पड़ेगा। और वो जो फॉर्मेलिटीज होती हैं काउंटर पर पैसे जमा कराने की या अन्य तरह की पूछताछ की, वो भी नहीं करनी होगी। सबसे पहले जैसे ही घायल को लाया जाता है उसका तत्काल बिना पूछे इलाज शुरू करना होगा। ये एक बहुत बड़ा डायरेक्शन है, वो सारे निजी अस्पतालों को दिया गया है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की शिकायतें आती है कि अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल को लेकर के जाता है तो उससे 50 तरह की पूछताछ वहां पर की जाती है। उसका पैसा कौन जमा कराएगा, कहां का है, तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत देरी हो जाती है और कई बार घायल की जान चली जाती है। तो सड़क दुर्घटनाओं में जो घायल व्यक्ति है उसको समय पर इलाज मिले, किस तरह की कार्रवाई का सामना करना होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़े नहीं। देखिए, उसके लिए डायरेक्शन जारी किए गए हैं। उनके डॉक्टर की, वो जो संबंधित डॉक्टर है उसके खिलाफ एमसीआई भी के नॉर्म्स हैं, उनके तहत भी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा सरकार के और जो दंडात्मक प्रावधान है उसके तहत भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। बजट में इसकी घोषणा की गई थी। आज विस्तार से डायरेक्शन और आदेश सारे निजी अस्पतालों के लिए भी और सरकारी अस्पतालों के लिए भी जारी किए गए हैं। मतलब
समझने की बात यह है कि कोई भी अगर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को किसी भी नजदीकी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां पर लाया जाता है तो बिना किसी पूछताछ के सबसे पहले उसका इलाज शुरू करने की प्राथमिकता बरते, ये सारे डायरेक्शन दिए गए हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी था। आमतौर पर दूर दराज के इलाके हों, चाहे राजधानी के हों, चाहे जिला अस्पताल हो, वहां पर कई बार जो औपचारिकताएं पूरी करने में वक्त लग जाता है और उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस। शुक्रिया गोवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया, हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस हर चीज का विरोध करती है, हर अच्छी चीज का विरोध कांग्रेस करती है। सर्जिकल स्ट्राइक 370 हटाने का कांग्रेस ने विरोध किया, अब रिपब्लिक डे परेड का भी विरोध कर रहे हैं। और अब बात करते हैं प्रदेश में फैले बर्ड फ्लू की, जिससे निपटने के लिए अब खुद सीएम ने कमान संभाल ली है। सरकार सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। सीएम के निर्देश के बाद पशुपालन विभाग की वीसी हुई। पशुपालन मंत्री की अध्यक्षता में यह वीसी हुई है। सभी जिलों के पोल्ट्री फार्म का डेटा एकत्रित करने के निर्देश दिए गए। प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने ये निर्देश दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सभी पोल्ट्री फार्म की रिपोर्ट लेनी होगी। प्रदेश में 2500 पोल्ट्री फार्म है, लेकिन अभी तक किसी भी पोल्ट्री में किसी तरह के संक्रमण की शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि अलर्ट रहें, लेकिन बिना वजह के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सभी पोल्ट्री की प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार होगी। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें, प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, सचिव आरुषि मलिक, पशुपालन निदेशक वीरेंद्र सिंह भी वीसी में मौजूद रहे। माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हमने राजस्थान के सभी जिलों के जिला के जो हमारे पशुपालन अधिकारी है, जॉइंट डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, उनको निर्देश कल दिए थे हमने कि वो अपने जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म के ओनर हैं उनको बुलाएंगे, एसोसिएशन के लोगों को बुलाएंगे। तो सबकी एक वीसी हमने अभी ली है 3 बजे से 4 बजे के बीच में। रात को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी एक समीक्षा बैठक ली थी बर्ड फ्लू को लेकर के। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि सारे राजस्थान के लोगों को आप एक बार ये सूचना दे दें, अलर्ट कर दें। तो उसी की पालना में ये मीटिंग हुई आज। इस मीटिंग में मंत्री जी की अध्यक्षता में जो हुई है, हमने 4-5 निर्देश दिए हैं। नंबर 1 तो कि जहां जहां भी हमारे पोल्ट्री फार्म है उनके ओनर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारे जिले के अधिकारी बनाएंगे। राजस्थान में लगभग 2500 पोल्ट्री फार्म है इस टाइम पे, जो पूरे राजस्थान के 1100 सबसे ज्यादा अजमेर में है, उससे बाद में झुंझुनू में करीब 265 है, और बाकी 150 आपके जयपुर में है, 113 आपके भरतपुर में, 52 अलवर में है। तो ऐसे करके सारे के सारे जो 2500 पोल्ट्री फार्म ओनर है उनका पूरा डाटा हमारे जिले के अधिकारी अप टू डेट, नाम, पता, मोबाइल, कितने अंडे उनके उत्पादित हो रहे हैं, कितना उनके पक्षी रखे हुए हैं, कितने ब्रॉयलर है, वो सारा रखेंगे। 10 दिन में देश भर में 1 लाख से ज्यादा पक्षियों की मौत के साथ बर्ड फ्लू गंभीर खतरा बन रहा है। देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। 10 राज्यों ने अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार का दावा है हालात नियंत्रण में है, घबराने की जरूरत नहीं है। देश में बर्ड फ्लू का संकट, राजस्थान समेत 4 राज्य चपेट में। देश में बर्ड फ्लू के 12 हॉटस्पॉट। कि भारत सरकार अलर्ट है, राज्य अलर्ट है, राज्यों के से नमूने भी भोपाल जा रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं। कोरोना से निपटने के साथ ही देश अब नए वायरस की चपेट में है। हालांकि इसका दायरा अभी बेहद कम है, लेकिन बर्ड फ्लू के कारण होने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। लेकिन सुकून की बात यह है कि इसके फैलने की रफ्तार कोरोना से कम है। आपको बता दें कि भारत में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में है और केंद्र के मुताबिक घबराने की जरूरत नहीं है।
विश्व संगठन, जो पशु विश्व संगठन है OI, उसके अनुसार पके हुए खाने पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। केंद्र ने एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसके जरिए देश में आ रहे ऐसे मामलों पर नजर रखी जा रही है। केंद्र सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। देश में अभी बर्ड फ्लू के 12 हॉटस्पॉट का ऐलान किया गया है। बर्ड फ्लू के 12 हॉटस्पॉट में से 3 राजस्थान के हैं। राजस्थान में 3 हॉटस्पॉट हैं, बारां, कोटा, झालावाड़। वहीं मध्य प्रदेश के 3, केरल के 2, हिमाचल के 2 हॉटस्पॉट माने गए हैं। केरल से सटे कर्नाटक के 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। करीब 10 राज्यों ने अपने यहां अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र इस मामले से निपटने के लिए अहम कदम उठा रहा है। अभी तक देश में फैले बर्ड फ्लू के लिए प्रवासी परिंदों को कारण माना जा रहा है। इसके अंदर में कई राज्यों में जो माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, जिसे विदेशी पक्षी हम प्यार से उन्हें मेहमान कहते हैं, उनके कारण ही ये फैलता है, जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं। राजस्थान में प्रवासी पक्षियों के कारण मामला गंभीर दिख रहा है। सर्दी के मौसम में ठंडे देशों से पलायन कर यहां आने वाले प्रवासी परिंदों की संख्या बढ़ रही है। इस समय अकेले मारवाड़ में ही करीब 1.5 लाख प्रवासी परिंदों ने डेरा जमा रखा है, जबकि पूरे राजस्थान में इनकी संख्या लाखों में है। हालांकि अभी तक मामला नियंत्रण में है, लेकिन पक्षी विशेषज्ञों को चिंता है कि यदि प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू फैल गया तो हालात खराब हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि सांभर में फ्लेमिंगो में जब बीमारी आई थी तब सरकार ने यहां पर लैब बनाने की बात कही थी, लेकिन राजस्थान में पक्षियों के वायरस की जांच के लिए अभी तक नहीं बनी। सरकार की तरफ से अभी तक मामले में कोई गंभीर प्रयास भी नहीं हुए, न ही कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया। सरकार इसकी गंभीरता नहीं समझ रही। डेंगू पर संक्रमण हुआ था तब ये बात पूरे देश और दुनिया में प्रचारित हुई थी। सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम यहाँ पर प्रयोगशाला स्थापित करेंगे ताकि बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं। राजस्थान में स्वाभाविक रूप से नेचुरल बर्ड्स भी खूब हैं, तो उस लिहाज से ये लगता था कि यहाँ पर यदि लैब होगी तो सहूलियत होगी, लेकिन अभी भी हमें भोपाल पर निर्भर होना पड़ता है। और ये संक्रमण जो आया है बर्ड फ्लू के रूप में एवियन इन्फ्लुएंजा का, तो दिखता है कि धीरे धीरे ये बड़ा रूप लेता जा रहा है और सरकार की तरफ से कोई एक्शन प्लान या उसकी तरफ से कोई गंभीरता, सीरियसनेस अभी दिखी नहीं है। 200 से भी ज्यादा पक्षी मारे गए और वो इस रूप में रिकॉर्डेड हुए हैं कि कहीं न कहीं वो संक्रमण का शिकार हुए हैं। समस्या ये कि पोल्ट्री तक पहुंचने के बाद यदि स्प्रेड होगा तो ये स्तनधारियों के लिए और मानव जीवन के लिए, पशुओं के लिए भी खतरा होगा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। वक्त एक ब्रेक के बाद मरुधरा के मिशन वैक्सीनेशन की।